साल 1555 में हुमायूं ने दिल्ली की फतह का ऐलान किया। मुगल सल्तनत के लोग खुशी से झूम उठे और लोगों ने अपने घरों को चिरागा किया। हर तरफ खुशी की महफिलें सजाई गई। हुमायूं ने अपनी फौज को सराहा और इनामात से भी नवाजा। लेकिन एक दिन मुगल शहनशाह हुमायूं सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गिरे, जिसकी वजह से हुमायूं के सर पर शदीद चोटें आई। हुमायूं कुछ दिन बेहोश रहे और बाद में इंतकाल कर गए। एक दफ़ा फिर मुगल सल्तनत पर खतरात के बादल मंडलाने लगे और हुमायूं के मौत की खबर ने मुगल सल्तनत को एक बार फिर कमज़ोर करना शुरू किया। हुमायूं के मौत की खबर फैलते फैलते उनके काबिल और वफादार जर्नैल बैरम खान तक पहुंची। बैरम खान उस वक्त पंजाब के इलाके कल्लानूर में किसी फौजी मुहिम में मसरूफ थे। इस फौजी मुहिम में बैरम खान के साथ हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। सल्तनत को कमज़ोर होने से बचाने की खातिर बैरम खान ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को फौरी तौर पर तख्त नशीन करने का फैसला किया ताकि सल्तनत में इस्तेहकाम बरकरार रहे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 14 बरस के थे जब बैरम खान ने उनकी तख्त नशीनी की तैयारी शुरू की। 14 फरवरी 1556 को कल्लानूर में अकबर की तख्त नशीनी का तकरीब मुनक़िद हुआ, जिसमें बैरम खान ने अकबर को मुगल सल्तनत का बादशाह करार दे दिया। बैरम खान खुद अकबर के सरपरस्त बने और इब्तिदाई 5 बरस तक मुगल सल्तनत का इक़्तिदार दर हकीकत बैरम खान के हाथ में रहा। दुश्मनों ने जब ये देखा कि नया बादशाह नौउम्र है तो उन्होंने मुगल सल्तनत पर चारों अतराफ से यलगार कर दी। बैरम खान की बेहतर हिकमत अमली की वजह से अगले चंद बरस में अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान और कश्मीर से दक्कन तक फैल गई। मैं हूं करामत द मुगल एम्पायर सीरीज़ के तीसरे एपिसोड के साथ, और आज हम तीसरे मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ज़िंदगी और हुक्मरानी को जानने की कोशिश करेंगे, जिनको तारीख़ में एक अजीम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपनी हुक्मरानी के दौरान मुगल सल्तनत को मुस्तहकम और वसी किया। अकबर की ज़िंदगी और हुक्मरानी के कई पहलू ऐसे भी है जो उन्हें एक काबिल कदर हुक्मरान के तौर पर पेश करता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पहलू भी है जो तनाज़ा का बाइस उस वक्त भी बने और आज भी इन पर सवालात उठाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकबर की पैदाइश किन हालात में हुई, अकबर को महज 14 बरस की उम्र में तख्त पर बिठाने और उनकी परवरिश करने वाले बैरम खान को किसने कैद किया, अकबर ने हीमू को मैदान जंग में कैसे शिकस्त दी, अकबर ने एक नया दीन इलाही मुतारिफ करवा कर खुद बादशाह से एक देवता कैसे बने, अकबर कितने इंसाफ पसंद थे और उनके दरबार में नौरतन कौन थे, 50 साल की हुक्मरानी में अकबर ने कौन से बड़े बड़े इक़दामात और इस्लाहात करके मुगल सल्तनत को मजबूत। दोस्तों, अकबर की पैदाइश से पहले मुगल शहनशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त हुई और उन्हें अपनी सल्तनत से फरार होकर जलावतनी में जाना पड़ा। सिंध, बलूचिस्तान और ईरान के इलाकों में पनाह ढूंढते ढूंढते एक दिन हुमायूं अपने भाई हंदाल के पास पहुंचा। उनके कैम्प में क़याम के दौरान हुमायूं की मुलाकात हमीदा बानो से हुई। हमीदा बानो का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ ईरानी ख़ानदान से था और उनके वालिद शेख अली अकबर जामी एक मारूफ आलिम और दरबारी थे। हुमायूं ने जैसे ही हमीदा बानो को देखा तो वो उनकी शख्सियत और ख़ूबसूरती से बहुत मुतासिर हुआ और उन्होंने हमीदा बानो से फ़ौरन शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। हमीदा बानो बेगम एक दानिशमंद और माकूल खातून थी। उन्होंने इब्तिदा में शादी से इनकार किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एक शिकस्त खुर्दा बादशाह से उनकी शादी हो। आखिरकार हुमायूं अपने साथियों की मदद से हमीदा बानो बेगम को मनाने में कामयाब हुआ और 29 अगस्त 1541 को हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की शादी हुई। हुमायूं ने शादी की तकरीब बहुत सादगी से मनाई क्योंकि हुमायूं नहीं चाहते थे कि उनके ठिकाने का पता उनके किसी दुश्मन को लगे। शादी के कुछ अरसा बाद अकबर की पैदाइश
15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट मौजूदा उमरकोट में हुई, जो सिंध में वाक़या है। अकबर की पैदाइश बहुत मुश्किल वक्त में हुई, क्योंकि हुमायूं के पास अकबर की पैदाइश के वक्त कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने बेटे की खुशी मना सके। हुमायूं के पास थोड़ा सा मुश्क था, जिसको उन्होंने अपने साथियों में तकसीम करते हुए कहा, अगर मैं दिल्ली का बादशाह होता तो इस मुबारक गढ़ी पर मैं हीरे जवाहरात लुटाता। इस वक्त मेरे पास यही है, आप लोग इसे कबूल कीजिए और बच्चे के लिए दुआए खैर कीजिए। हुमायूं के साथियों ने कहा, बादशाह सलामत, फिक्र ना कीजिए, इस लड़के की शोहरत मुश्क के खुशबू की तरह सारे आलम में फैलेगी। और इसी तरह यहाँ से अकबर आज़म की ज़िंदगी और हुक्मरानी की दास्तान शुरू होती है। हिंदुस्तान के इंतहाई नाजुक हालात में अकबर को तख्त पर बिठाया गया। अकबर की कम उम्री की वजह से उनकी सरफरस्ती और रियासती उमूर की देखभाल बैरम खान के सुपुर्द किया गया। अकबर और बैरम खान के लिए पहला सबसे बड़ा ख़तरा हीमू था, जो हीम चंदर के नाम से भी जाना जाता था। शेर शाह सूरी के दौर में हीमू एक अहम शख्सियत था। वो एक फ़ौजी जर्नल और रियासती उमूर का माहिर था। हीमू ने शेर शाह सूरी की मौत के बाद अपनी ताकत में इजाफा करते करते दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लिया और ख़ुद को दिल्ली का बादशाह करार दे दिया। और इसी तरह हीमू ने मुग़लों को दिल्ली से बेदखल कर दिया। तो एक दिन अकबर और बैरम खान ने हीमू की बढ़ती हुई ताकत को ख़त्म करने का फ़ैसला किया और ये मंसूबा बनाया कि हीमू को पानीपत के मैदान में शिकस्त दी जाए। इसीलिए अकबर और बैरम खान ने हीमू का मुकाबला करने के लिए अपनी फ़ौजों को तैयार कर लिया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में मुग़ल और हीमू की फ़ौजों का आमना सामना हुआ। दोनों फ़ौजों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। हीमू की फ़ौज में हाथी और घुड़सवार दस्ते शामिल थे, जबकि मुग़ल फ़ौज में तोपखाना और पैदल दस्ते शामिल थे। हीमू की फ़ौजी ताकत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जंग के शुरू में लग रहा था कि हीमू की फ़ौज ये लड़ाई बासानी जीत जाएगी। लेकिन अकबर ने तीर निशाने पर बांधकर ऐसा मारा कि तीर हीमू की आंख में लगा। हीमू शदीद ज़ख्मी होने के बायस गिरा, जिससे उनके फ़ौज को लगा कि हीमू मर गया। मैदान जंग में भगदड़ मच गई और हीमू की फ़ौज बेतरतीब हुई। लेकिन कुछ देर बाद हीमू ने अपने आंख से तीर निकाला और सर रुमाल से बांधकर दोबारा अपने फ़ौजियों के हमरा हमला किया। हीमू पानीपत के मैदान में लड़ते लड़ते आखिरकार जंग हार गया। बैरम खान ने हीमू को गिरफ्तार करके जंजीरों से बांधा और अकबर के सामने पेश किया। बादशाह सलामत, ये आपकी पहली जीत है। दुश्मन का सर तलवार से कलम कीजिए और जश्न मनाएं। लेकिन अकबर ने हंसकर कहा, हारे और जंजीरों से बंधे हुए दुश्मन का सर काटना कोई बहादुरी नहीं। हमारी तलवार ये काम नहीं करेगी, इसे ले जाओ। कहते हैं कि बैरम खान ने अपने हाथों से हीमू का सर काटा। बैरम खान ने पानीपत में हीमू की शिकस्त के बाद उनके हिमायतियों के खिलाफ सख्त इक़दामात किए और हीमू के करीबी साथियों और ख़ानदान के अफराद को भी सज़ाएँ दी। बैरम खान ने मुग़ल सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए बड़े बड़े इक़दामात किए, जैसे कि इंतज़ामी इस्लाहात, इलाक़ों की दोबारा तकसीम और इसके साथ साथ अंदरूनी बगावतों का खात्मा भी किया। बैरम खान ने अकबर की तालीम व तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी। उन्होंने अकबर को हुक्मरानी के उसूल और रियासती उमूर सिखाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अकबर मुस्तक़बिल में एक कामयाब हुक्मरान बन सके। अकबर के इब्तिदाई 5 बरस में इक़्तिदार दर हकीकत बैरम खान के हाथ में रहा। अकबर ने मुग़ल दरबार में मौजूदा सियासी हरीफों और मुखालिफिन को कंट्रोल किया। बैरम खान ने उन लोगों को भी सज़ाएँ दी जिन्होंने अकबर की हुक्मरानी को चैलेंज किया। वक्त गुज़रते गुज़रते बैरम खान की ताकत और असर रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ और अकबर के नाम पर तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करने लगा। दर हकीकत बैरम खान ख़ुद को मुग़ल सल्तनत का हकीकी हुक्मरान समझने लगा। लेकिन अकबर जैसे ही 18 बरस के करीब हुए तो उन्होंने अपने इख्तियारात को संभालने की कोशिश की, क्योंकि दरबारियों ने भी
اکبر کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت بیرم خان کے اثر رسوخ سے اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ اکبر نے جب بیرم خان کے اثر رسوخ سے آزاد ہونا چاہا تو بیرم خان نے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کیا اور مغل سلطنت سے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ اکبر نے بیرم خان کے خلاف فوجی طاقت استعمال کرنے کا حکم دیا اور فوج نے بیرم خان کو گرفتار کر کے اکبر کے سامنے پیش کیا۔ اکبر نے بیرم خان کو اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کیا اور ان کو حج پر جانے کا حکم دیا تاکہ وہ باقی زندگی عبادت اور امن میں گزارے۔ لیکن جب بیرم خان حج پر روانہ ہوئے تو راستے میں کسی نے حملہ کر کے بیرم خان کو قتل کیا۔ اکبر نے مکمل طور پر اپنے اقتدار کو ہاتھ میں لیا اور انہوں نے ایک عظیم حکمران بننے کے لیے نہ صرف فتح کرنا کافی سمجھا بلکہ انہوں نے عوام کے دلوں میں جگہ بنانے اور ان کے لیے انصاف اور رواداری کی فضا قائم کرنا بھی ضروری سمجھا۔ اس لیے اکبر نے ہندوستان کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ایک مضبوط مرکزی حکومت کا قیام کیا اور صوبائی نظام کو بہتر بنایا۔ اکبر نے فوری طور پر عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے متعدد عدالتیں قائم کی۔ اکبر نے فتح پور سیکری میں ایک عدالتی عمارت بنائی جہاں وہ خود بیٹھ کر عوام کے مسائل سنتا تھا۔ ٹیکس کے نظام کو منظم کیا، زرعی پیداوار کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر ٹیکس کا نظام متعارف کروایا جس سے کسانوں پر بوجھ کم ہوا اور ریاست کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا۔ اکبر نے اپنے دور حکمرانی میں فنون لطیفہ، موسیقی، مصوری اور تعمیرات کو فروغ دیا۔ فتح پور سیکری میں اکبر اعظم کی تعمیر کی گئی شاندار عمارتوں میں جامع مسجد، بلند دروازہ اور پنچ محل شامل ہے۔ اکبر نے فتح پور کے علاوہ آگرہ قلعہ، الہ آباد قلعہ، شاہی قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ اور دیگر کئی اور عمارتیں دوستو اکبر کے دربار میں نورتن کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ نورتن سے مراد وہ 9 اہم قابل درباری ہے جن کو اکبر نے اپنے دربار میں اعلیٰ مقام پر رکھا کیونکہ وہ افراد مختلف شعبوں کے ماہر تھے۔ اکبر کے ان نورتن کے نام بیربل، تان سین، راجہ توردار مال، مان سنگھ، ابو الفضل، فیضی، فخر الدین، ملا دوپیازا اور عبد الرحیم خان خانان ہے جن کے بارے میں ہم اپنے آنے والی ویڈیو اکبر اعظم کے دربار میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اکبر نے ان 9 اہم درباریوں میں سے ایک درباری مان سنگھ کی بہن جودھا بائی سے شادی بھی کی۔ یہ شادی سیاسی اور سماجی حکمت عملی کے تحت ہوئی جس سے ان کا بیٹا جہانگیر بھی پیدا ہوا تھا۔ دوستو اکبر کے دربار میں ایک دن 2 عورتیں آئیں۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ اکبر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر کہا، بچے کو 2 حصوں میں کاٹ کر دونوں کو ایک ایک دے دو۔ ایک عورت نے فوراً کہا، بچہ دوسری عورت کو دے دو لیکن اسے مت کاٹو۔ اکبر نے فوراً بچہ اس عورت کو دے دیا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ عورت بچے کی حقیقی ماں ہے۔ ابھی اقتدار کے 26 سال ہی گزرے تھے کہ اکبر اعظم نے 1582 میں ایک نیا مذہب متعارف کروایا جسے دین الہی یا دین اکبری کا نام دیا گیا۔ دین الہی کا مقصد مختلف مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک نیا مذہب بنانا تھا۔ علماء کرام نے دین الہی اسلامی اصولوں اور عقائد کے مطابق نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے فوراً اس سے مخالفت کی۔ دین الہی کے بعض شرکی عناصر ایسے تھے جس میں اکبر نے خود کو دیوی اکبر کے طور پر پیش کیا۔ اکبر نے علماء کرام کو ان کی مخالفت کرنے پر سزائیں دی اور بعض علماء کرام کو قتل بھی کروایا، اور اسی طرح کرتے کرتے دربار میں لوگ اکبر کی شخصیت کو دیوتا کی حیثیت دینے لگے، جس کی وجہ سے اکبر بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت بن گئے۔ جلال الدین محمد اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، مگر ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت کے آخری ایام کچھ زیادہ اچھے نہیں گزرے۔ آخری دور میں ان کے نورتن بھی ایک ایک کر کے ان سے جدا ہوتے گئے۔ اکبر کے بیٹے سلیم نے بھی بغاوت کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے اکبر اکثر پریشان رہا۔
اکبر اعظم نے اپنی زندگی کو لمبی کرنے اور موت سے بچنے کے لیے مختلف مذاہب کے عبادات بھی شروع کیے، کیونکہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ ایسا کرو گے تو آپ نہیں مریں گے۔ طبیبوں اور حکیموں کی خدمات بھی لی، لیکن بالآخر 13 اکتوبر 1605 کو اکبر اپنے سلطنت کے عظیم دربار میں آخری سانسیں لے رہا تھا، جہاں ہر سمت شان و شوکت تھی، لیکن اکبر کے موت والے دن خاموشی اور دربار میں ہر طرف سناٹا تھا۔ درباریوں کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے جب اکبر اس فانی دنیا سے چل بسے، اور یوں جلال الدین محمد اکبر کی زندگی ختم ہوتے ہی ان کا سلطنت کسی اور کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تاریخ کے اس سبق آموز داستان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جتنا بھی عروج پالے، آخر میں زوال پذیر ضرور ہوتا ہے۔ صرف ان کے نیک کام اور باتیں اس دنیا کو یاد رہتی ہے، جس سے ان کو یاد کیا جا سکے۔ دوستو، اس طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلے ایپیسوڈ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔